हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल में केमिस्ट्री की, जहां हमने अभी तक 3 लेसन जो शुरुआत के हैं आपके, उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आप 9th से 10th में आए हैं तो आपको एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार साइंस का जो विभाग है, साइंस का जो क्लास है, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। साइंस की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो शुरुआत से आपको कंटेंट पूरा मिल जाएगा ए टू जेड, यानी कि जो आपका पहला लेसन है और दूसरा लेसन है, तीसरा लेसन में विधिवत थ्योरी के साथ में आपको एक एक चीज बारीकी के साथ समझाई गई है। तो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके उनको जरूर से देखें और अपनी तैयारी पर फोकस करें। स्टार्ट करते हैं आज आपका फोर्थ लेसन, जो कि है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये इसकी पहले भूमिका बनाते हैं। कार्बन जो आपका है एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता 4 होती है। संयोजकता यानी कि वैलेंसी। संयोजकता का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो पिछले वीडियोस में शुरुआत से संयोजकता का पूरा विधिवत कॉन्सेप्ट समझाया गया है, उसको जरूर से देख लें। संयोजकता क्या होती है कि किसी भी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी वही उस तत्व की संयोजकता हो जाएगी। इससे पहले अगर परमाणु क्रमांक जो तत्वों के हैं अगर आपने नहीं याद किए हैं 1 से लेकर 20 तक, तो आप गलती कर रहे हैं। ये आपको याद करना ही होगा अगर आप विज्ञान में यानी साइंस में नंबर अच्छे लाना चाहते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कार्बन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 6 और इसका परमाणु भार होता है 12, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,4 आता है। यानी कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हम पाते हैं कि उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 4, यानी उसकी संयोजकता क्या हुई कार्बन की? 4। यानी अगर संयोजकता के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था क्या होता है कि अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 है तो उसकी संयोजकता वही हो जाएगी +1 +2 +3, यानी 1, 2, 3 अगर आ रहा है तो वही संयोजकता +1 +2 +3 मान ली जाएगी। अगर 5, 6, 7 आ रहा है तो उसकी संयोजकता 8 से घटाकर लिखी जाएगी और वो भी माइनस में लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे 5 आ रहा है तो 8 से घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, और अगर 6 आ रहा है तो 8 से घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, और अगर 7 आ रहा है तो 8 से घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो ये माइनस में संयोजकता हो जाएगी। लेकिन अगर 4 आ रहा है तो उसकी संयोजकता प्लस और माइनस दोनों में होती है, और ऐसे तत्व जो होते हैं जो प्लस और माइनस दोनों की संयोजकता दिखाते हैं वो सभी अर्धचालक कहलाते हैं। इससे पहले हमने धातु और अधातु का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जो धातुएं हैं, धातुएं जो हैं वो सारी धनायन बनाती हैं, और जो अधातुएं हैं वो आपकी सभी ऋणायन बनाती हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि दोनों ही गुण एक ही तत्व में उपस्थित होते हैं। ऐसे तत्वों को हम कहते हैं जो अर्धचालक, यानी कि जो उपधातु होते हैं। ना तो धातु होते हैं और ना ही अधातु होते हैं, उनके बीच में होते हैं। तो यहाँ हम डीप में नहीं जाते हैं, सिर्फ कार्बन की चर्चा करते हैं। तो इसकी संयोजकता हो गई प्लस माइनस की 4, +-4। ठीक है, तो कार्बन जानने से पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है कार्बन की कितनी? 4। तो इस तरह से हम यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाएंगे इसमें कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं इसकी कक्षा में? 4। ये आप याद रख लेंगे यहाँ से कि 4 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। और यहाँ इस चैप्टर में जो कार्बन का जो कंपाउंड है उसकी आपको उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका जो फुल डिटेल्ड सेक्शन है वो इंटर में आएगा, आपका फर्स्ट ईयर इंटर में, जो कि आपकी सेकंड बुक है, जिसमें कार्बन के बारे में रिएक्शंस बताई गई हैं, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अभी क्या है कि साइंस आपकी एक है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे तो साइंस के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो कार्बनिक जो होती है उसमें सिर्फ कार्बन के ही जो कंपाउंड है, उसके जो यौगिक हैं, उसके बारे में अध्ययन करना होता है। यहाँ आपको सिर्फ इंट्रो दिया जा रहा है कि कार्बन और उसके यौगिक कौन कौन से बन सकते हैं या कैसे बनाए जाते हैं, उसको आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो कार्बन क्या है बेसिकली? कार्बन एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तो 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है, और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो अभी अभी आपने देखी 4 होती है। अगर इसके कार्बन की भौतिक प्रकृति की बात करें तो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, खाने पीने से लेकर के प्लास्टिक या जितनी भी जुड़ने वाली चीजें हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं या तो फिर सॉलिड फॉर्म में होती हैं। सॉलिड में धातुओं को अगर छोड़ दें तो फाइबर या प्लास्टिक की जो भी चीजें होती हैं सब क्या है? कार्बन है। जो पीवीसी पाइप है आपका, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो पाइप होता है वो भी कार्बन से ही बना हुआ होता है। लेकिन कार्बन के कई यहाँ पर रूप होते हैं, जिसकी बात हमने पिछले चैप्टर में करी थी, जो कि अपर रूप था कार्बन के। उसमें कार्बन के विभिन्न रूप होते हैं, भौतिक प्रकृति अलग अलग होती है लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। तो यहाँ आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन क्या है, इसकी प्रकृति को समझाइए। ठीक है, तो इसमें हेडिंग लगा लेंगे, पहली आप क्या हेडिंग लगा लेंगे? कार्बन। ठीक है, तो आपकी चैप्टर की जो पहली हेडिंग रहेगी कार्बन, इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे? लिखिए कार्बन एक मूलभूत अधात्विक रासायनिक तत्व है। कार्बन एक मूलभूत अधात्विक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 होता है। जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 होता है। कार्बन के परमाणुओं में श्रृंखलन का विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण
कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कार्बन की संयोजकता प्लस माइनस 4 होती है। कार्बन की संयोजकता प्लस माइनस 4 होती है। इस तरह से लिख लेंगे, संयोजकता प्लस माइनस 4 होती है और कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध बनाता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था आयनिक बंध। आयनिक बंध, इसके एग्जाम्पल में क्या था, जैसे कि NaCl, Na यानी सोडियम, इसके ऊपर एक प्लस होता है और Cl के ऊपर एक माइनस होता है। Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो वो अपनी कक्षा पूरी करके इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये सोडियम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है अंतिम कक्षा में, इसलिए इसके पास एक पॉजिटिव होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 और क्लोरीन का 17 होता है तो इसका होता है 287। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। बेसिकली अगर हम यहाँ समझने के लिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, किसका, सोडियम का, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, सोडियम की कक्षा पूरी हो जाती है। और ये सोडियम का छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है तो ये NaCl जो है इसका निर्माण होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, टेबल साल्ट इसको कहा जाता है, नमक का यही सूत्र होता है। तो ये होता है आयनिक बंध। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के साझा से, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, वहां पर बनता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में कोई भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है किसी को, सिर्फ साझेदारी करता है वहां पर, तो वहां बनता है सहसंयोजी बंध। और यही कार्बन की प्रवृत्ति होती है। इसको समझते हैं यहाँ पर सहसंयोजी बंध को। तो लिख लिया आपने, यहाँ एग्जाम्पल में आप लिख देंगे जैसे कि CH4, C2H6, C3H8, इसका नाम होता है मेथेन, इसका नाम होता है एथेन, इसका नाम होता है प्रोपेन। ये सभी क्या है, कार्बन के ही रूप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैसे कार्बन है, कार्बन में कितने होते हैं अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, 4। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1H1। तो यहाँ हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो तत्व होते हैं, तत्वों में अपने जो कक्षा पूरी करने का गुण होता है। इलेक्ट्रॉनों में जो बोर-बरी का नियम है वो कहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 32, यानी कोई भी तत्व जो है अधिक स्थायी कब माना जाएगा, जब उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 2 हो, या तो 8 हो, या तो 18 हो, या तो 32 हो। अगर इससे कम ज्यादा है तो वो तत्व अपने कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को भरने की कोशिश करेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाए तो वो स्थायी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का जो नजदीकी कक्षा मिल रही है वो मिल रही है 2। अगर यहाँ 7 होता तो हम 8 पूरा करते। ठीक है, यहाँ भी 1 है तो हम 2 पूरा करेंगे। यानी अगर हाइड्रोजन को कोई भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे या साझेदारी कर लेता है तो वहां सहसंयोजी बंध बन जाएगा, तो हाइड्रोजन का भी काम बन जाएगा। अब दूसरा तत्व जो है वो है कार्बन इस जगह पर, तो यहाँ कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन अपना जरूरत पड़ने पर इसको दे रहा है, तो हाइड्रोजन से जरूरत पड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। तो ये सहसंयोजी बंध है। यहाँ कोई भी तत्व अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देता है, कार्बन को। तो यहाँ इस तरह से बंध बन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी कि कार्बन जो था, कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली 4 हाइड्रोजनों के साथ। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद थे, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, और 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए किससे, हाइड्रोजन से। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जैसे ही उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसकी कक्षा पूरी हो गई, तो वो स्थायी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के पास हो जाते हैं पूरे 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास हो जाते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास 8 और इस हाइड्रोजन के पास 2। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाता है पूरा प्रोसेस। ये एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर कार्बन के पास चला जाता है। ठीक, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये तत्व जो है आपका कार्बन है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो ये क्या हो गया CH4। ठीक, CH4 का नाम क्या होता है, मेथेन। अगर आपको कार्बन की गिनती नहीं आती है तो इस चैप्टर में आपको कार्बन की गिनती सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से एथेन में कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। इसको और समझ लेते हैं, C कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 2, 3, 4, 5 और 6। कुछ नहीं करना है हमें, सबके क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे यहाँ हम कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं अंतिम कक्षा में, 4, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे। और अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी आपको समझनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ही यहाँ पर बंध बनता है, कौन सा, सहसंयोजी बंध। और अगर कार्बन कार्बन से जुड़ा है तो फिर वो कहलाता है कार्बन का श्रृंखलन गुण, यानी कार्बन की सीरीज बनाने का गुण। ये सिर्फ कार्बन में ही होता है और किसी भी तत्व में नहीं होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन को दिया और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर हो गया, वही बात यहाँ पर हो गई।
और यहाँ इस वाले इलेक्ट्रॉन से आगे वाले तत्व से वो जुड़ गया। तो इस तरह से ये हो जाता है। और यहाँ क्या किया इसने, कार्बन ने सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास रख लिया। तो इस तरह से ये बन गया क्या, C2H6, यानी कार्बन कितने, 2 और हाइड्रोजन कितने, 6। दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन के मिलने से एथेन का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और सीख लेते हैं, कार्बन की गिनती। कार्बन की गिनती किस तरह से होती है, लिख लेंगे कॉपी पर सभी लोग। C1 को क्या कहते हैं, यानी कार्बन अगर एक आएगा कहीं तो उसको क्या पढ़ेंगे, 2 आएगा तो क्या पढ़ेंगे, 3 आएगा तो क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से C8, C9 और C10। कार्बन एक है तो मिथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, और 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो उसको पढ़ेंगे ऑक्ट, और अगर 9 कार्बन है तो नन, और 10 कार्बन है तो डेक, और अगर 11 कार्बन है तो उसको पढ़ देंगे अन डेक, और अगर 12 कार्बन है तो उसको पढ़ देंगे दो डेक। तो ये गिनती आपको याद कर लेनी है ताकि आपको यहाँ नेमिंग करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ कार्बन के बारे में जान गए। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सहसंयोजी बंध। ठीक है, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध में लिखेंगे दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक या अधिक युग्मों की साझेदारी से बनने वाला बंध, एक या अधिक युग्मों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। एग्जाम्पल में ये लिख देंगे आप, कार्बन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और सहसंयोजी बंध बना करके ये अपना अष्टक पूरा करता है कार्बन, और हाइड्रोजन अपना जो दूसरे कक्षा में, पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होने का कॉन्सेप्ट है उसको पूरा कर लेता है, तो ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ नोट में एक चीज और लिख लेंगे, बाकी सारे तत्वों के साथ तो ऐसा नहीं होता है लेकिन सिर्फ कार्बन के साथ होता है। लिखेंगे साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे पहले, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के अनुसार कार्बन, कार्बन से एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाता है। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाता है। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सहसंयोजी बंध की डेफिनेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे संयोजकता। संयोजकता के बारे में अभी आपको थोड़ा सा बताया गया था। संयोजकता क्या होती है, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होती है, उसकी संयोजकता होती है। ठीक है, यही लिख देंगे इसमें, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे कि 6 कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4, 4 आएगा तो इसकी संयोजकता प्लस माइनस 4 हो जाएगी। सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2, 8, 1, तो संयोजकता प्लस में 1 हो जाएगी। और अगर यहाँ हम लिख दें 17 क्लोरीन तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2, 8, 7, तो संयोजकता 7 नहीं होगी, 7 को 8 से घटाएंगे तो संयोजकता क्या आएगी, माइनस की 1। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम का लिखें जो कि 20 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 होगा, 2 आया लास्ट में तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, प्लस की 2। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, लिख देंगे संयोजकता के जैसे कि। ठीक है, अब एग्जाम्पल नोट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे अगली, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वे तत्व जिनके भौतिक गुण भिन्न, वे तत्व जिनके भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। तत्वों के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं, तत्वों के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के मुख्य अपर रूप, कार्बन के मुख्य अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन
फुलेरीन के बाद ब्रैकेट में लिख देना C60 फुलेरीन है। ये हो गए कार्बन के अपर रूप। ठीक है, मतलब कार्बन के जो अपर रूप होते हैं भौतिक उनमें भिन्नता होती है लेकिन रासायनिक गुण उनके समान होते हैं। जैसे कि आपने देखा हीरा, हीरा क्या है, चमकता हुआ सफेद होता है, इसमें अपनी एक चमक होती है। उसी तरह से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का सूत्र तो सी होता है लेकिन ग्रेफाइट पेंसिल में काला काला लगाया जाता है, यानी ये कोयले जैसा होता है, ग्रेफाइट काला होता है। वहीं हीरा इसके बिल्कुल अपोजिट चमकदार होता है। ठीक है, और फुलेरीन भी इसी तरह का एक तत्व है जिसका भौतिक गुण अलग होता है लेकिन इसका सूत्र कार्बन ही होता है, सी ही लिखा जाता है। तो इस तरह से वे तत्व जिनके भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं अपर रूप कहलाते हैं, और उनका यह गुण अपर रूपता कहलाता है। कार्बन के अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। ठीक है, एग्जाम्पल में यही लिख देंगे और नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे श्रृंखलन। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, श्रृंखलन। श्रृंखलन यानी कि कैटिनेशन। श्रृंखलन, श्रृंखलन में लिखेंगे कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, यानी कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ जाता है तब उसको श्रृंखलन का गुण कहा जाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन से अभी बताया आपको सह संयोजी बंध बनाता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की प्रकृति इसमें होती है। तो इस तरह से ये हो जाता है कार्बन के श्रृंखलन का गुण। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन का श्रृंखलन गुण क्या है, समझाइए, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से श्रृंखलन का गुण क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, क्या लिखेंगे, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक, ये जो हेडिंग पड़ रही है ये क्वेश्चन है एक एक, क्योंकि ये एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को समझाइए, ये क्या होती है। ठीक है, इसमें यही आप पॉइंट लिखेंगे कि जो श्रृंखलन से ही संबंधित है, कई सारे इसमें कार्बन जुड़ करके सहसंयोजी बंध के द्वारा हर तरह से इसमें बंध बना लेते हैं, तो यही इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति हो जाती है। यानी कि कार्बन में असीमित यौगिक बनाने की क्षमता होती है और ये ही क्षमता इसको यूनिक बनाती है, यानी कि अद्वितीय बनाती है। इसी की यहाँ बात करेंगे, लिखेंगे इसमें, लिखिए कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का अर्थ है इसकी असीमित यौगिक बनाने की अद्वितीय क्षमता। यह मुख्य रूप से इसकी चतुस्संयोजकता और श्रृंखलन के गुण के कारण ही है। कार्बन एकल, द्वि, त्रि आबंध के द्वारा मजबूत स्थिर यौगिक बनाता है। यह कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे अन्य तत्वों के साथ 4 मजबूत सहसंयोजी आबंध बना सकता है। 4 मजबूत सहसंयोजी आबंध बना सकता है, यानी कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ तो सहसंयोजी बंध बनाता ही है, इसके अलावा नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है। तो इस तरह से यहाँ यही इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति की विशेषता हो जाती है कि खुद के साथ तो बनाता ही है, साथ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी लपेट लेता है। तो ये इसकी हो जाती है सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी कार्बनिक यौगिक। तो क्या हेडिंग रहेगी भैया, कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बन और उसके साथ में जो भी हाइड्रोजन या नाइट्रोजन से बनने वाले जो भी यौगिक हैं उनको हम इसी में पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों के साथ में। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कार्बनिक यौगिक की। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, जल्द ही आएगा आपके चैनल पे नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको 9th से 12th तक जो भी विषय हैं आपके सभी विषयों से संबंधित तैयारी करवाई जाती है। और अगर आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ताकि उसका समाधान जो है अगले वीडियो में किया जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।